आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मानव अधिकार का जो हमारा विषय जो है उसके ऊपर। ये मैराथन क्लास रहेगी और लगभग सभी टॉपिक इसमें कवर करवा दिए जाएंगे जो आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये ज्यादा समय न लेते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा क्या बोलता है? पहला प्रश्न हमारा यही बोलता है कि मानव अधिकार क्या है, ह्यूमन राइट्स जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, ये पेपर में बनेगा पक्का, इसकी परिभाषा पूछी जाएगी। मानव अधिकार वे हक क्या है? वे हक हैं, वे अधिकार हैं जो आपको सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपने एक इंसान के रूप में क्या लिया है भाई, जन्म लिया है। तो मानव अधिकार वे हक हैं जो आपको इसलिए मिलते हैं कि आपने मानव के रूप में, एक इंसान के रूप में क्या लिया, जन्म लिया। ठीक है, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो जो हमको जन्म के आधार पे जो हमारे हक होते हैं वो क्या है? मानव अधिकार है। ठीक है, पहला है इसमें बिना भेदभाव के हक। भाई ये अधिकार किसी भी धर्म, जाति, देश, रंग या लिंग को नहीं देखता। भाई अगर आप इंसान हैं तो ये आपके पास है। ठीक है, यानी कि आपके साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, लिंग के आधार के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये आपका क्या है? अधिकार है। दूसरा, सम्मान के साथ जीना। ठीक है, हमारा आर्टिकल बोलता है, हमारा आर्टिकल जो 21 है वो भी ये बात बोलता है। और ये हमारे प्रकृति ने जो हमको ये जो अधिकार दिए हैं, कौन सा? सम्मान के साथ जीने का। ठीक है, तो प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, प्रकृति सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। तो सम्मान के साथ जीना ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही नहीं बल्कि इज्जत के साथ जीने के लिए जरूरी है। भी जैसे अपनी बात कहने की आजादी हो, शिक्षा का अधिकार और बराबरी का व्यवहार भी। ठीक है, कुदरती उपहार क्या है? भाई कुदरत ने हमको ये उपहार दिए। जब हमारा जन्म हुआ, जन्म होते ही ये तोहफे हमको मिल जाते हैं। इन्हें किसी सरकार या कानून ने हमें तोहफे में नहीं दिया बल्कि ये हमेशा पैदा होते ही क्या है? जुड़ जाते हैं। इसलिए इन्हें प्राकृतिक या जन्मजात अधिकार भी कहा जाता है कि इनको मानव अधिकार। एक मानव होने के नाते हमको जो अधिकार प्रकृति देती है उसको क्या बोलते हैं भाई? मानव अधिकार बोलते हैं। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हवा पर सबका हक है, वैसे ही अपनी मर्जी से जीने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का हक हर इंसान का क्या है? मानव अधिकार है। कानून का काम इन अधिकारों को छीनना नहीं बल्कि इनकी क्या है? रक्षा करना है। आगे हमारा प्रश्न कौन सा है उस पर हम चर्चा करते हैं। अब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1993 में। तो मानव अधिकार संरक्षण जो 1993 में बनाया गया था उसके आधार पे मानव अधिकार क्या है? तो मानव अधिकार की परिभाषा 1993 का जो मानव अधिकार संरक्षण है अधिनियम है उसमें क्या बोलती है उसके बारे में पूछ रखा है भाई। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की इस परिभाषा को हम बहुत आसान बना सकते हैं भाई। आइए बात करते हैं। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड कितना है? डी भाई। ठीक है, असल में 4 बातों की बात करती है ये धारा। ठीक है, कि मानव के अधिकार कौन कौन से हैं? कौन कौन से? यह अधिकार किससे जुड़ा है? तो ये जो अधिकार जो है मानव अधिकार, ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जो धारा 2 की उपधारा 1 का खंड डी, उसमें ये क्या है? इसकी परिभाषा क्या बोलती है? ठीक है, जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा। जीवन, स्वतंत्र, समानता और गरिमा के साथ जीने का मानव को क्या है? अधिकार है। ये बात मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बोलता है। तो जीने का हक, आजाद रहने का हक, बराबरी का हक है सबको,
और सम्मान के साथ जीने का हक, ठीक है, गरिमा के साथ जीने का हक, ठीक है। तो ये चारों बातें लिखी हुई हैं 1993 में कह दी थी। संविधान की गारंटी, वे अधिकार जो हमारे भारत के संविधान ने हमें दिए हैं, जैसे हमारे मौलिक अधिकार, ठीक है, संविधान कहता है कि देश आपसे ये हक छीन नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात बताई कि जो संविधान ने आपको दिए हक, वो एक पॉइंट नंबर 3 बताया, अंतरराष्ट्रीय संविधाएं, दुनिया भर के देशों ने मिलकर कुछ समझौते किए भाई कि वे अपने नागरिकों को इंसान होने के नाते कुछ हक देश के में, अंतरराष्ट्रीय संविधाएं, दुनिया भर के जो देश जो हैं वो मिलकर क्या करते हैं, कुछ समझौते करते हैं कि वे अपने नागरिकों को क्या इंसान होने के नाते कुछ हक दें। अगर भारत ने उन समझौतों पर दस्तखत किए तो वे भी क्या है, मानव अधिकार माने जाए, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय संविधाओं द्वारा जो हमको अधिकार मिलते हैं वो भी क्या है, मानव अधिकार। फिर अदालत द्वारा लागू किए गए, जो अदालतें जो होती हैं वो लागू करती हैं। सबसे जरूरी बात, अगर कोई आपके इन अधिकारों को छीनता है तो आप भारत की अदालतों में जाकर उन्हें वापस पा सकते हैं। कानून का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है, ठीक है। तो आप क्या है, मानव अधिकारों का हनन होने पर अदालतों में जा सकते हैं, कानून का दरवाजा आपके लिए खुला है, ठीक है। आगे बात करते हैं। मानव अधिकार वो ताकत है जो भारत का संविधान और अंतरराष्ट्रीय कानून आपको देते हैं, ताकि आप आजादी, बराबरी और सम्मान के साथ जी सकें। और यही बात कहाँ पे कही गई है, 1993 का जो अधिनियम है उसकी धारा 2 की उपधारा 1 का खंड डी में ये बात कही गई है, ठीक है। तो अदालत क्या करेगी, आपके जो मानव अधिकार है उसकी ढाल बनेगी, उनकी रक्षा करेगी। एक केस था महाराष्ट्र हाउसिंग वाले केस में भी यही कहा गया था कि बिना सम्मान और बराबरी के जीवन मानव जीवन नहीं कहलाता, ठीक है। तो सम्मान के साथ जीना क्या है, एक गरिमा के साथ जीना क्या है, मानव अधिकार। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार क्या है, अब बात आती है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट क्या होते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार को समझना बहुत आसान है। इसे आप इस तरह से समझिए कि दुनिया में इंसानियत का कोई बॉर्डर नहीं होता, ठीक है। दुनिया में कहीं भी सबके लिए एक समान। इसका मतलब है कि आप चाहे भारत में हो, अमेरिका में हो या दुनिया के किसी भी कोने में, इंसान होने के नाते आपके कुछ हक पूरे दुनिया में एक जैसे हैं, ठीक है। यानी कि दुनिया में कहीं भी और सबके लिए क्या है, ये अधिकार समान है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप चाहे भी भारत में हो, अमेरिका में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंसान होने के नाते आपको ये हक मिलते हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी हो, सभी एक जगह ये हक मिलते हैं, जीने का अधिकार, चाहे वो अब जिंदा पूरी दुनिया में कहीं पे भी व्यक्ति हो, सबको अधिकार है, जीने का अधिकार है, सम्मान के साथ रहने का अधिकार सबके पास है, ठीक है। और गरिमा के साथ जीना, वो भी सम्मान का अधिकार सबके पास है, ठीक है। ये अधिकार यह नहीं देखते कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका लिंग क्या है, या आप किस देश के नागरिक हैं। यह अधिकार सबको क्या है, समानता के साथ मिलते हैं। पॉइंट नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय संविधा और अभिसमय क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय संविधा और अभिसमय का जिक्र हम करते हैं। क्या है,
दुनिया भर के देशों के बीच हुआ क्या है? समझौता। इसको सम्मेलन बोलते हैं, इसको संधि, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संधि और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन क्या होते हैं भाई? ठीक है, यह दुनिया भर के देशों के बीच में हुआ समझौता होता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय प्रश्नविधा या अंतरराष्ट्रीय संधि या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भाई। ठीक है, तो दुनिया भर के देशों के बीच में क्या होता है? सम्मेलन होता है, जिसमें विभिन्न मुद्दों के ऊपर क्या की जाती है? संधि की जाती है। ठीक है, आइए बात करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के देशों ने मिलकर कुछ नियम बनाए। ठीक है भाई, कुछ नियम बनाए। इन समझौतों में लिखा गया कि हर देश अपने नागरिकों को आजादी, सुरक्षा और बराबरी देगा। यही अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कहलाते हैं। तो सीधा प्रश्न पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार क्या है? तो दूसरे विश्व युद्ध 1945 के बाद दुनिया के सभी देशों ने मिलकर विचार किया और कुछ नियम बनाए कि अपने देशों के नागरिकों को आजादी, सुरक्षा की बराबरी देंगे। यही जो नियम जो बनाए, ये जो समझौता लिखा गया, इस समझौते को क्या कहते हैं भाई? अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, ये समझौता, ये जो आजादी दी गई, आजादी, सुरक्षा और बराबरी का अधिकार सबको है, तो यही क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जन्मजात अधिकार, ये अधिकार आपको किसी सरकार ने इनाम में नहीं दिए, ये आपके अंदर यानी कि जन्म से ही शामिल है। जैसे ही एक बच्चा दुनिया में आता है, यह अधिकार उसके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे सांस लेने का हक या जिंदा रहने का हक सिर्फ एक देश के नहीं हो सकते भाई। ठीक है, ये नहीं कि एक देश का ही व्यक्ति है उसके ही पास हो, यह पूरी दुनिया के हर इंसान का हक है। सांस ले सकता है और जिंदा रह सकता है, बराबर का सबको अधिकार है। अगर किसी देश में किसी व्यक्ति पर जुल्म होता है, तो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पूरी दुनिया उस पर सवाल उठा सकती है भाई, क्योंकि वह अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, वह अधिकार जो सरहदों को नहीं मानते और पूरी दुनिया के हर इंसान को बराबरी का सम्मान देते हैं, वे क्या है भाई? अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार। ठीक है, अब बात आती है अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधिक है। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधि क्या है? विधि की बात कर रहा है। जो अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून जो है वो क्या है, ये पूछ रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधि को समझने के लिए आप एक जो ग्लोबल मॉनिटर या दुनिया भर के देशों के लिए बना नियम मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय विधि क्या है? अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधि क्या है? तो जो दुनिया के जो देश जो है, सभी दुनिया भर के देशों के लिए बनाए क्या है? नियम मान सकते हैं इसको। और इस नियम को क्या मानते हैं भाई? अंतरराष्ट्रीय जो मानव अधिकारों से संबंधित जो नियम बनाएगा, उसी नियम को क्या मानते हैं भाई? अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधि मानते हैं। ठीक है भाई, राज्यों, राज्य का मतलब है भाई देश, अंतरराष्ट्रीय विधि। ठीक है, राज्यों की जिम्मेदारी, इसमें देशों की क्या जिम्मेदारी होगी? इस कानून का सबसे पहला काम यह तय करना है कि हर देश, जिसे कानून में राज्य कहते हैं भाई, अपने इलाके के अंदर रहने वाले लोगों के अधिकारों की क्या करेगा? रक्षा करेगा भाई। ठीक है, देश का फर्ज है कि अपने अधिकारों का, अपने लोगों के वहां रहने वाले अधिकारों का क्या करे? रक्षा करे। मान लीजिए भारत या कोई देश है, तो उसकी पहली जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों की रोटी, कपड़ा, मकान, आजादी और सुरक्षा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब देश अपनी जिम्मेदारी में फेल हो जाए, देश जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, तो क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधि तब एक्टिव होती है। तब कब होती है? जब देश अपना फर्ज नहीं निभा रहा। जब कोई देश अपने नागरिकों को अधिकार देने में असफल हो जाता है या खुद उन पर जुर्म करने लगता है, तब क्या होती है भाई? अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधि एक्शन लेती है, एक्टिव होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई देश अपनी जनता को बिना वजह जेल में डालने लगे या उन पर अत्याचार करे, तो वहां की सरकार यह नहीं कह सकती कि यह हमारा अंदरूनी मामला है। ठीक है, ये बात सरकार नहीं कह सकती।
पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाध्यता। अंतरराष्ट्रीय बाध्यता क्या है? यही इस कानून की असली ताकत है। यह दुनिया के देशों पर एक दबाव या मजबूरी पैदा करता है, ठीक है, कि उन्हें इंसानों के हक सुरक्षित रखने ही पड़ेंगे। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय बाध्यता जो है, ये देशों पर क्या करती है? दबाव और मजबूरी पैदा करता है कि उनके इंसानों के हक आपको सुरक्षित रखने ही पड़ेंगे। अगर कोई देश इन अधिकारों का पालन नहीं करता तो दुनिया की दूसरी संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र, यूएन बोलते हैं, उस देश पर सवाल उठा सकती है और उसे सुधारने के लिए मजबूर कर सकती है, उसे सुधार करने के लिए मजबूर कर सकती है। एक कदम सरल उदाहरण देखते हैं हम। जैसे किसी घर में बच्चों की देखभाल करना माँ बाप की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर माँ बाप बच्चों को परेशान करने लगे या उन्हें खाना न दें तो समाज या कानून क्या दे देता है? वहां पे दखल देता है कि तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। देश यहाँ पे कौन है? माता पिता, और बच्चे कौन है? नागरिक भी। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधि को कानून जो माता पिता देश को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाता है भाई। कौन? अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधि। गलती करने पर रोकता है भाई। यह एक कानूनी जंजीर है जो दुनिया के देशों को इस बात के लिए बांधती है कि वे अपने लोगों के साथ जानवरों जैसा नहीं बल्कि इंसानों जैसा क्या करें? बर्ताव करें। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न आता है, क्या मानव अधिकार एक विधिक अधिकार है? ठीक है, मानव अधिकार लीगल है? आइए देखते हैं। सोचने की बात है, सीधा सीधा संविधान में हमारे इनका वर्णन है तो लीगल हो गए। आइए देखते हैं। यह एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि क्या मानव अधिकार कानूनी है या बस कहने की बात है? इसका सीधा जवाब है हाँ, ये बिल्कुल क्या है? विधिक है, लीगल है, लीगल अधिकार होते हैं, ठीक है। सॉरी, पॉइंट देखते हैं कैसे होते हैं अब ये लीगल। पॉइंट नंबर 1, राज्यों देश की ड्यूटी होती है इनकी सुरक्षा करना। दुनिया के नियमों जैसे मानव अधिकार प्रतिरक्षा की घोषणा के हिसाब से हर देश की सरकार के 3 बड़े काम हैं। क्या क्या है? सुरक्षा देना, कोई आपके अधिकार नहीं छीनना, बढ़ावा देना, लोगों को उनके हकों के बारे में बताना, ठीक है, और तीसरा काम है उनको लागू करना, असलियत में उन अधिकारों को लोगों तक पहुंचाना। ये 3 काम है देश की सरकार की, देश की, ठीक है भाई। आगे क्या है? कागजी वादे से कानूनी हक तक। शुरुआत में ये सिर्फ अच्छी बातें लगती थी, लेकिन जब देशों ने परसंविधान यानी बड़े समझौते पर साइन कर दिए तो ये उनके लिए एक कानूनी मजबूरी बन गए, ठीक है। अगर कोई देश कहता है कि मैं अपने लोगों को बोलने की आजादी दूंगा तो अब वह उससे पीछे नहीं हट सकता, ठीक है। तो क्या किया? देशों के बीच क्या कर दिया इन्होंने? समझौता कर दिया, तो कानूनी बाधा हो गई, अब पीछे नहीं हटेगा। तीसरा उदाहरण देखते हैं, भारत का उदाहरण देखते हैं। भारत में इसके लिए बाकायदा एक कानून बना भाई। कब बनाया? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो क्या है ये? विधिक है भाई। इनका मतलब, इसका मतलब यह है कि भारत में मानव अधिकार सिर्फ किताबों में नहीं, अगर आपके इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप मानव अधिकार आयोग जा सकते हैं या सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसलिए क्या है? विधिक है। जैसे एक पिता का फर्ज है अपने बच्चे का ध्यान रखना, लेकिन जब वही फर्ज कानून बन जाए, आपको बच्चों को स्कूल भेजना ही पड़ेगा, तो वह एक विधि क्या बन जाता है भाई? विधिक अधिकार बन जाता है, ठीक है। फर्ज है स्कूल भेजना, लेकिन एक वो कानून बन गया, कानून बन गया तो आपको बच्चों को स्कूल भेजना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। मानव अधिकार सिर्फ इंसान होने के नाते मिलने वाले नैतिक हक नहीं है, बल्कि ये वो कानूनी ताकत है जिसे सरकार ने खुद क्या किया? स्वीकार किया है और जिसे अदालतें लागू करवाती हैं। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि क्या यह लीगल है तो कहिए जी हाँ, क्योंकि इसके पीछे कानून की सख्ती और अदालतों का क्या है? पहरा है। अदालतें खड़ी हैं अगर इनका निर्णय होता है।
ठीक है, आगे बात करते हैं, क्या संपत्ति का अधिकार मानव अधिकार है? संपत्ति रखना क्या मानव अधिकार है? ठीक है, पहले हमारे संविधान में यह एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो हटा दिया गया। अब कितने हैं? पहले 7 थे, अब 6 हैं। लेकिन अब इसकी स्थिति बदल गई है। ठीक है, अदालतों के फैसलों के आधार पर इसे आसान भाषा में ऐसे देखते हैं, संवैधानिक अधिकार क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 301, 306 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से तब तक अलग नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून ऐसा करने की इजाजत न दे। ठीक है, यानी सरकार आपकी जमीन या घर बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं ले सकती। ठीक है, तो अभी ये क्या है? एक संवैधानिक अधिकार। यह मानव अधिकार क्यों गई? सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों, जैसे आपने जो केस बताए, में बहुत गहरी बात कही है। कोर्ट का मानना है कि सम्मान के साथ जुड़ाव, एक इंसान के पास रहने के लिए घर या सिर छुपाने के लिए जगह होना उसकी गरिमा के लिए जरूरी है। ठीक है, अधिकारों का आधार, अगर किसी व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति रखने का हक नहीं होगा तो वह आजाद महसूस नहीं करेगा भाई। ठीक है, इसलिए इसे सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं बल्कि इंसान होने के नाते एक जरूरी हक माना गया है। तो ये मानव अधिकार है भाई, संपत्ति रखने का। आपके बताए गए केस का मतलब देखते हैं, तुकाराम कान्हा जोशी केस। तुकाराम कान्हा जोशी केस, इसमें कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके किसी की जमीन नहीं छीन सकती क्योंकि संपत्ति रखना एक मानव अधिकार है। पीटीएम रेड्डी केस, ये तुकाराम के केस में बात कही थी। ठीक है, अब एक केस था पीटीएम रेड्डी केस। यहां कोर्ट ने समझाया कि यह सिर्फ कागज पर लिखा कानून नहीं बल्कि इंसानों की बुनियादी जरूरत और क्या है, हक है भाई। संपत्ति का अधिकार भले ही मौलिक अधिकार न हो लेकिन यह एक कीमती मानव अधिकार है। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार को आपकी जमीन किसी जरूरी काम जैसे सड़क बनाने के लिए चाहिए भी तो उसे कानून का पालन करना होगा और आपको उसका सही मुआवजा देना होगा। सरकार अपनी मर्जी से आपकी संपत्ति नहीं ले सकती। ठीक है, तो संवैधानिक अधिकार, संविधान इसकी गारंटी देता है। मानव अधिकार इंसान के सम्मानजनक जीवन के लिए इसे कोर्ट ने जरूरी माना है भाई। ठीक है, तो संवैधानिक अधिकार के साथ साथ मानव अधिकार भी है। अगला प्रश्न हमारा, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधि के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधि बनी तो वो किन किन स्रोतों से मिलके बनी है, कहां से उसको बनाया गया? पहला पॉइंट हमने देखा था कि संधियां हुई थी, संधियों द्वारा बनाया गया। आइए देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधि के स्रोत, मतलब ये कानून आते कहां से, इनका आधार क्या है? एक तो संधियां हुई, लिखित समझौता, यह सबसे मुख्य स्रोत है। जब 2 या 2 से ज्यादा देश मिलकर किसी कागज पर दस्तखत करते हैं कि हम अपने नागरिकों को ये अधिकार देंगे तो उसे संधि कहते हैं। तो पहला सोर्स हो गया, इसका स्रोत होगा संधि। ठीक है, यह एक लिखित वादे की तरह है जिसे निभाना कानूनी रूप से जरूरी है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा स्रोत रूढ़ियां। रूढ़ियां मतलब पुरानी परंपरा। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कहीं लिखे नहीं होते लेकिन दुनिया के देश सालों से उन्हें मानते आ रहे हैं, जैसे युद्ध के समय बेकसूर लोगों को न मारना या कैदियों के साथ बुरा बर्ताव न करना। ये बातें परंपरा बन चुकी है और अब कानून की तरह ही मानी जाती। तो रूढ़ियों से आते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि के क्या, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधि के क्या स्रोत? दूसरा स्रोत रूढ़ी हो गई। तीसरा है अन्य अंतरराष्ट्रीय लिखितें। इसमें वे घोषणा या गाइडलाइंस आती हैं जिन पर देशों ने साइन तो नहीं किए लेकिन वे उन्हें नैतिक रूप से सही मानते हैं। ठीक है, तो इन पे साइन तो नहीं हुए लेकिन वो नैतिक रूप से सही मानते कि नैतिकता के लिए ये होना जरूरी है।
मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यह दुनिया के लिए एक आदर्श की तरह है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है न्यायिक निर्णय, अदालतों के फैसले। भी जब अंतर्राष्ट्रीय अदालतें जैसे इंटरनेशनल जो कोर्ट जो होते हैं किसी मामले में फैसला सुनाती है तो वह फैसला आगे के लिए क्या हो जाता है, एक नियम या कानून बन जाता है। दुनिया के बाकी देश उस फैसले को उदाहरण मानकर पालन करते हैं। ठीक है। 5वां पॉइंट है शासकीय विलेख। इसमें संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थाओं की रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज और विशेषज्ञों की राय शामिल होती है। यह दस्तावेज बताते हैं कि किसी खास अधिकार को कैसे लागू किया जाना चाहिए। ठीक है। अगर हमें यह जानना हो कि मानव अधिकार का कानून क्या है तो हम इन 5 जगहों पर देखते हैं। संधियां, रूढ़ियां सबसे ताकतवर हैं ये दोनों, क्योंकि इनके पास विधि का बल होता है, यानी इनका पालन करना हर देश की क्या है, मजबूरी है। ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मानव अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। तो मुख्यतः 2 प्रकार की, सिविल और राजनीतिक। सिविल की बात करते हैं। ठीक है। ये वे अधिकार हैं जो आपको एक आजाद नागरिक बनाते हैं और देश चलाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इन्हें पहली पीढ़ी के अधिकार भी कहा जाता है। सिविल अधिकार ये आपकी निजी आजादी और सुरक्षा से जुड़े हैं, जैसे जीने का अधिकार, आजादी का अधिकार, आपको बिना वजह कैद नहीं किया जा सकता, यातना से मुक्त, पुलिस या कोई भी व्यक्ति आपको टॉर्चर यातना नहीं कर सकता, संपत्ति का अधिकार, अपना घर या जमीन रखने का अधिकार है। राजनीति अधिकार ये आपके देश की राजनीति में हिस्सा लेने की ताकत देते हैं। ठीक है। जैसे वोट देने का अधिकार। ठीक है। तो सिविल अधिकार देखिए। अब राजनीतिक अधिकार में क्यों कि आपके जो देश जो है उसकी राजनीति में आपको क्या दिलाते हैं, हिस्सा दिलाते हैं। जैसे आपको वोट देने का अधिकार हो, अपनी पसंद की सरकार चुनना है, चुनाव लड़ना, ये भी तो राजनीति में हिस्सा होगा। तो सार्वजनिक पदों के लिए खड़े होने की आजादी भी आपको है। ठीक है। फिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार कौन से है? पहला जो देखा हमने सिविल अधिकार, दूसरा देखा राजनीतिक अधिकार, तीसरा है हमारे पास आर्थिक अधिकार कौन सा है, सामाजिक अधिकार कौन सा है और सांस्कृतिक अधिकार कौन सा। आइए देखते हैं। आर्थिक अधिकार, काम का अधिकार, मेहनत करके कमाने का मौका मिलना, भोजन और आवास में, भरपेट खाना और सिर पर छत होने का क्या है, हक होना आपका, ये आपका आर्थिक अधिकार है। अब बात आती है सामाजिक अधिकार की। ठीक है। सामाजिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा, यानी कि बीमारी, बुढ़ापे या लाचारी में सरकार की मदद मिलना। ठीक है भाई। और तीसरा जो है वो है सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है। ये आपकी पहचान से जुड़ा है, आपकी भाषा, धर्म और त्योहारों को मनाने की आजादी हुई। ठीक है। सिविल और राजनीतिक अधिकार आपको जुर्म से बचाते हैं भाई। ठीक है। और राजनीतिक क्या देते हैं भाई, ताकत देते हैं। जबकि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मिले ताकि आप एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा जो है सन 1225 में इंग्लैंड के जो राजा जो थे उन्होंने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे, उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम जिन भी अधिकारों की बात करते हैं उनकी शुरुआत यहीं से हुई थी। यह क्या है और कब आया? यह एक ऐतिहासिक कानूनी दस्तावेज यानी कि कागज है, जो आज से करीब 800 साल पहले सन 1215 में इंग्लैंड में तैयार किया गया था। उस समय वहां के राजा किंग जॉन थे भाई। इसे मूल अधिकारों का जनक क्यों कहा जाता है? दुनिया के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी राजा ने लिखित में यह स्वीकार किया कि उसकी ताकत क्या है, असीमित नहीं है। ठीक है। तो राजा ने यह स्वीकार किया
था कि उसकी ताकत असीमित नहीं है, उसकी ताकत क्या है, सीमित है। सबसे इससे पहले राजा की मर्जी ही कानून होता था, ठीक है। लेकिन मेगना कार्टा ने पहली बार इंसान के मौलिक अधिकारों की एक कागज पर जगह दी, ठीक है। इसलिए इसे अधिकारों की पैदाइश या जनक माना जाता है, ठीक है। विधि का शासक, मेगना कार्टा ने दुनिया को यह महान विचार दिया कि कानून सबसे ऊपर है, राजा भी कानून के नीचे है, ठीक है। इसे ही विधि का शासन कहते हैं। इसका मतलब है कि देश किसी मनमर्जी से नहीं बल्कि कानून से चलेगा, ठीक है। समुचित प्रक्रिया, इसमें एक बहुत जरूरी बात लिखी थी कि किसी भी व्यक्ति को तब तक सजा नहीं दी जा सकती या जेल में नहीं डाला जा सकता जब तक कि कानून के हिसाब से उसकी गलती साबित न हो जाए। आज भी हमारी अदालतें इसी नियम पर चलती है। मेगना कार्टा वह पहला कागज था जिसने राजा की मनमर्जी पर लगाम लगाई और आम आदमी को कानून की सुरक्षा दी, ठीक है। यह आज के लोकतंत्र और मानव अधिकारों की सबसे पहली सीढ़ी है, ठीक है। मेगना कार्टा में एक बात लिखी गई थी कि कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को सुने बिना सजा नहीं दिया जाता और आज भी अदालतें इसी बात पर चल रही है, ठीक है। आज भारत के संविधान के भाग 3 जिसमें हमारे मौलिक अधिकार हैं को भी अक्सर भारत का मेगना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि वह भी हमारे देश के हमें सरकार के खिलाफ क्या देते हैं, भी सुरक्षा देते हैं। तो मेगना कार्टा 1215 में जो किंग जॉन जो थे वहां पे राजा थे इंग्लैंड में, उन्होंने जनता को क्या दिया था, अधिकार दिया था। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, बिल ऑफ राइट्स क्या है, हमारे राइट्स क्या है। बिल ऑफ राइट को हम मानव अधिकारों की कहानी का दूसरा सबसे बड़ा पड़ाव मानते हैं। पहला कौन होगा, मेगना कार्टा में शुरुआत हो गई थी मानव अधिकारों की, दूसरा जो पड़ाव जो हो कौन सा है, बिल ऑफ राइट दिए गए। यह क्या है और कब आया, यह 1689 में इंग्लैंड में लाया गया एक ऐतिहासिक क्या था, कानून था, दस्तावेज कानून। आपने अभी मेगना कार्टा 1215 के बारे में पढ़ा, यह बिल ऑफ राइट उसी कहानी को आगे बढ़ाता है, ठीक है। इसने राजा की बची खुची मनमर्जी को भी खत्म कर दिया और जनता के अधिकारों को और भी ज्यादा क्या कर दिया था, मजबूत कर दिया था, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या थी, सुरक्षा की गारंटी दे दी वही इसमें एक बहुत पावरफुल लाइन कही गई, किसी भी व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के उसके जीवन, आजादी, संपत्ति से अलग नहीं किया जाएगा। और यही बातें आज न्यायालयों में भी चलती है हमारे। तो बिल ऑफ राइट में क्या कहा, किसी भी व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के उसके जीवन, उसकी आजादी और उसकी संपत्ति से अलग नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि सरकार सिर्फ इसलिए आपको जेल नहीं भेज सकती या आपका घर नहीं छीन सकती क्योंकि वह सरकार है, उसे बाकायदा कानून का पालन करना होगा और अदालत में साबित करना होगा कि ये चीज ऐसी है। आगे बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी आजादी शामिल है बिल ऑफ राइट में। तो लोकतंत्र की जान, बिल ऑफ राइट ने उन अधिकारों को साफ साफ लिखा जिन्हें आज हम लोकतंत्र की जान मानते हैं। क्या क्या, वाक एवं अभिव्यक्ति, पहली आजादी ये लिखी थी, अपनी बात कहने और सरकार की आलोचना करने का हक, प्रेस की स्वतंत्रता, अखबारों और मीडिया को सच दिखाने की आजादी। 1689, ध्यान रखना 1689 में आया था बिल ऑफ राइट, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता दे दी, इसमें धर्म की स्वतंत्रता दे दी, सभा और निवास कहीं भी इकट्ठा होने और देश में कहीं भी रहने की आजादी दे दी भाई। अगर मेगना कार्टा ने अधिकारों की नींव रखी तो बिल ऑफ राइट ने उस पर एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, ठीक है। इसने पक्का कर दिया कि अगर आप नागरिक की आजादी सरकार की, आम नागरिक की आजादी सरकार की मर्जी से बड़ी है, ठीक है।
तो आम नागरिक की जो आजादी है वो सरकार की मर्जी से बहुत बड़ी है। ये साबित कर दिया बिल ऑफ राइट ने। अगर मेगना कार्टा ने अधिकारों की नींव रखी तो बिल ऑफ राइट ने उसे क्या कर दिया, मजबूत दीवार खड़ी कर दी। इसने पक्का कर दिया कि एक आम नागरिक की आजादी सरकार की मर्जी से कहीं बड़ी है। खास बात करते हैं, जब अमेरिका का संविधान बना तो उन्होंने भी अपने नागरिकों को अधिकार देने के लिए इसी नाम बिल ऑफ राइट का इस्तेमाल किया था। भारत के मौलिक अधिकार भी काफी हद तक इसी सोच से प्रेरित है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रांस का घोषणा पत्र। अब फ्रांस का घोषणा पत्र आता है इसके 100 साल बाद। 1215 में आया क्या, मेगना कार्टा, और फिर क्या आया 1689 में बिल ऑफ राइट। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तब आया क्या, फ्रांस का घोषणा पत्र। मानव अधिकारों के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति घटना मानी जाती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, यह कब और क्यों आया, फ्रांस का घोषणा पत्र। सन 1789 में फ्रांस में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, जिसे फ्रांस की क्रांति बोलते हैं। वहां की जनता ने राजा के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और सत्ता अपने हाथ में ले ली। ठीक है, राजा हटा दिया, सत्ता किसने हाथ में ले ली, जनता ने ली। तब उन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया जिसे मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा कहा जाता है। ठीक है, पवित्र और प्राकृतिक अधिकार। इस घोषणा पत्र में अधिकारों को पवित्र कहा गया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये अधिकार इतने ऊंचे हैं कि कोई भी सरकार या राजा इन्हें छू नहीं सकता। ठीक है, इन्हें असंक्रमणीय भी नहीं कहा गया, यानी ये अधिकार आपसे कभी अलग नहीं किए जा सकते, ये आपके जन्म के साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो इनको आपसे अलग नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 3, दुनिया को मिले ये 3 बड़े शब्द। तो फ्रांस की क्रांति से 3 बड़े शब्द आए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हर इंसान आजाद है, कानून की नजर में सब बराबर हैं, सब मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे। खास बात करते हैं, इस घोषणा पत्र ने पहली बार यह साफ किया कि देश की ताकत किसी राजा में नहीं बल्कि कहां पे है, जनता में बसती है। ठीक है, इसने ऐलान किया कि इंसान स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्र ही रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर इंग्लैंड के दस्तावेजों ने राजा को कानून के नीचे लाया, तो फ्रांस के इस घोषणा पत्र ने आम आदमी को आजादी और बराबरी का असली चेहरा दिखाया। इसने बताया कि अधिकार कोई दान नहीं है, बल्कि हर इंसान की पैदाइश और पवित्र अमानत है भाई। ठीक है, यह घोषणा पत्र इतना असरदार था कि इसके बाद ही दुनिया में काफी देशों ने अपने संविधान में मानव अधिकारों को लिखना शुरू किया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर। 1215, 1689, 1789। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्या है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को आप पूरी दुनिया की नियमों वाली किताब कह सकते हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया के देशों ने तय किया कि अब फिर कभी ऐसा युद्ध नहीं होने देंगे और इंसानों के हक बचाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया की नियमों वाली किताब बोल सकते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र चार्टर। यह क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ का बुनियादी कानून या संविधान है। जिस तरह भारत देश अपने संविधान से चलता है, वैसे ही पूरी दुनिया के देशों के बीच का तालमेल ये जो चार्टर जो है इससे चलता है। इसकी प्रस्तावना क्या है? चार्टर की शुरुआत में ही यह लिखा गया है कि हम मानव अधिकारों में अटूट विश्वास है। ये हमें मानव अधिकारों में क्या अटूट विश्वास है।
इसका मतलब यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा काम ही इंसानों की गरिमा और उनके हक बचाना है। अनुच्छेद 55 बिना भेदभाव के हक। तो चार्टर के अनुच्छेद 55 में यह बात कही गई है, यह कहता है कि दुनिया में कहीं भी मानव अधिकार दिए जाएं तो उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि दुनिया में कहीं भी मानव अधिकार दिए जाएं तो उनमें क्या हो, कोई भी भेदभाव न हो, चाहे किसी का रंग काला या गोरा हो, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, चाहे वह किसी धर्म का हो, सबको बराबर हक मिलने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 56 क्या बोलता है? देशों का वादा यानी कि संकल्प। 55 बोलता है बिना भेदभाव के हक हो सबके पास, और 56 बोलता है देशों का वादा, सच्चा संकल्प। यह आर्टिकल एक तरह की कसम है। इसमें दुनिया के उन देशों ने जो यूएन के मेंबर हैं, यह वादा किया कि वे अनुच्छेद 55 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे और अपने अपने देशों में से लागू करेंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर वह अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसने मानव अधिकारों को किसी एक देश की सीमा से निकालकर पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बना दिया। ठीक है, इसने साफ कर दिया कि अब कोई भी देश अपने नागरिकों पर जुर्म करके यह नहीं कह सकता कि यह मेरा पर्सनल मामला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास क्या है। मानव अधिकारों के संवर्धन यानी कि संरक्षण के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा गठित आयोगों का गठन कीजिए, आयोगों का उल्लेख कीजिए। भी कौन कौन से आयोग गठित किए हमें, किसके द्वारा? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में मानव अधिकारों को सिर्फ कागजों पर रखने की बजाय उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए विशेष कमेटियां या आयोग बनाए हैं। इनका गठन यूएन की एक शाखा है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसने किया है इन कमेटियों या आयोगों का गठन। ठीक है, ये आयोग क्या काम करते हैं? ठीक है, तो ये आयोग क्या काम करेंगे? मानव अधिकार आयोग। ठीक है, यह मुख्य आयोग है जिसका काम पूरी दुनिया में इंसानों के हकों की निगरानी करना और उन्हें बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा है सांख्यिकी आयोग। यह आंकड़ों का हिसाब रखता है। बिना सही आंकड़े के यह पता लगाना मुश्किल है कि कहां और कितने लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। तीसरा है जनसंख्या आयोग। यह बढ़ती आबादी और उससे जुड़े अधिकारों जैसे स्वास्थ्य और परिवार पर काम करता है। ठीक है, तो पहला मानव अधिकार आयोग, यह पूरी दुनिया में इंसानों के हकों की क्या करता है? निगरानी और बढ़ावा देता है। फिर क्या? सांख्यिकी आयोग, ये आंकड़ा रखता है। ठीक है, कि किस क्षेत्र में कितने लोगों के मानव अधिकारों का हनन हुआ। फिर है जनसंख्या आयोग, ये क्या करता है? आबादी पर नजरें रखता है कि कितनी जनसंख्या है। और सामाजिक और क्या है? जो स्वास्थ्य और परिवार पर काम करता है। चौथा है सामाजिक विकास आयोग। सामाजिक विकास, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद समाज के गरीब और पिछड़े लोगों का जीवन स्तर सुधारना है। पांचवा स्त्री प्रस्तित्व आयोग। ठीक है, यह खास तौर पर महिलाओं के अधिकारों, उनकी शिक्षा और समाज में उनकी बराबरी के लिए काम करता है। ठीक है, छठा है हमारे पास नारकोटिक औषधि आयोग। नशीली दवाओं के बढ़ते जाल को रोकना भी मानव अधिकारों के लिए जरूरी है ताकि लोगों का स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षित रहे। सातवां जो है हमारे पास है अपराध निवारण एवं दंड न्याय आयोग, क्रिमिनल जस्टिस। यह पक्का करता है कि जेलों में कैदियों के साथ बुरा बर्ताव न हो और सबको सही न्याय मिले। ठीक है, तो यूएन द्वारा यूएन की जो शाखा जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इन 7 जो है आयोगों का, इन कमेटियों का गठन करती है। ठीक है, जैसे एक स्कूल को चलाने के लिए अलग अलग कमेटियां होती हैं, स्पोर्ट्स कमेटी, पढ़ाई कमेटी, अनुशासन कमेटी।
वैसे ही दुनिया में इंसानियत को बचाने के लिए यूएन ने 7 विभाग बनाए हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है, हर इंसान को एक सुरक्षा और सम्मानजनक माहौल देना। आगे बात करते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की उद्देशिका में विहित अधिकारों का उल्लेख कीजिए। सार्वभौमिक जो घोषणा जो हुई थी, ठीक है, उसकी जो उद्देशिका जो है उसमें विहित अधिकारों का उल्लेख कीजिए, क्या क्या उसमें अधिकार दिए थे। तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की उद्देशिका असल में वह नीम है जिस पर पूरी दुनिया के मानव अधिकार टिके हैं। 1948 में जब इसे बनाया गया तो इसमें कुछ मुख्य सिद्धांत और अधिकारों को शामिल किया गया। 4 मुख्य सिद्धांत। उद्देशिका कहती है कि मानव अधिकार इन 4 खंभों पर खड़ा है: स्वतंत्रता, समानता, अभिभेद और बंधुता। स्वतंत्रता, हर इंसान आजाद है। समानता, सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अभिभेद, किसी के साथ धर्म, जाति या लिंग, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और बंधुता, हम सबको आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। उद्देशिका में बताए गए 4 प्रकार के अधिकार कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत अधिकार, ये आपके खुद के शरीर और जीवन से जुड़े हैं, जैसे जिंदा रहने का हक, आजादी का हक, और कोई आपको गुलाम बनाकर न रखे, इसका हक। दूसरा है बाहरी दुनिया से जुड़ाव के अधिकार। एक इंसान का समाज और दुनिया के साथ कैसा रिश्ता होगा, यह उससे जुड़े हैं, ठीक है। जैसे एक देश से दूसरे देश जाने की आजादी, अपनी राष्ट्रीयता रखने का हक, और शादी करके परिवार बसाने का हक, ठीक है भाई। तो ये बाहरी दुनिया से जुड़ी है भाई। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक अधिकार। ये अधिकार आपको देश चलाने में हिस्सेदारी बनाते हैं, अपनी पसंद की सरकार चुनने में, वोट देना, अपनी बात रखने, भाषण देना की आजादी में। फिर आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, यह आपकी खुशहाली और सम्मानजनक जिंदगी के लिए है, जैसे अच्छा काम करने का हक, पढ़ाई लिखाई शिक्षा का हक, और अपनी संस्कृति या त्योहार मनाने का हक, ठीक है। तो जो सार्वभौमिक मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा जो है, इसकी उद्देशिका यह संदेश देती है कि इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, उसे आजादी, बराबर और भाईचारे के साथ साथ रोटी, कपड़ा, मकान और अपनी बात कहने की ताकत भी मिलनी चाहिए। यह पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर टिप्पणी कीजिए। ये कैसे बनी, क्या क्या काम है इसका, ये देखते हैं। तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को समझना कानून के छात्र के लिए बहुत जरूरी है। इसे दुनिया का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह कैसे बना? जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र बना तो दुनिया ने तय किया कि इंसानों की रक्षा के लिए एक पक्का नियम होना चाहिए, और इसके लिए जो रूजवेल्ट जो थे, उनकी पत्नी थी एलोनोर रूजवेल्ट, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी थी, की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई। इस टीम ने जो ड्राफ्ट तैयार किया उसे 10 दिसंबर 1948 को क्या किया, पूरी दुनिया ने अपना लिया। इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर 1948 को ये बना, और एलोनोर रूजवेल्ट ने ये की अध्यक्षता में ये टीम बनाई गई थी, और ये उसी टीम द्वारा बनाया गया ड्राफ्ट। मुख्य बातें क्या हैं इसकी? इस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं, और आजादी और बराबरी, सब ये हक दिए गए हैं, आजादी और बराबरी का, कानूनी सुरक्षा का, निजी और सामाजिक जीवन जीने का, काम और आराम का, शिक्षा का अधिकार, भारत के संविधान से रिश्ता। तो इस घोषणा से भारत के संविधान का क्या रिश्ता है, ठीक है। तो शुरुआत में हक हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 जैसे हैं, जैसे समानता और आजादी।
और बाद वाले हक जैसे काम, आराम, शिक्षा, ये हमारे क्या नीति निर्देशक तत्व भाग 4 जैसे हैं। ठीक है, तो इनका सार्वभौमिक घोषणा का ऐसे क्या हुआ, विकास हुआ। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न है, सिविल और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न विधा 1966 में उपबंधित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। अब बात करता है 1966 की। ठीक है, तो सिविल अधिकार हमने देखे थे और राजनीतिक अधिकार भी देखे थे, वोट देने का, बोलने की आजादी, भाषण देने का। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न विधा हुई 1966 में। उपबंधित प्रावधानों का उल्लेख पूछ रहा है कि 1966 वाले प्रावधान क्या थे। ठीक है, आइए बात करते हैं। सिविल और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न विधा 1966 को आप मानव अधिकारों की दुनिया का एक कानूनी वादा मान सकते हैं। इसमें वादा कर दिया गया था, कानूनी वादा। 1948 की जो घोषणा आपने पहले पढ़ी थी वह सिर्फ एक इच्छा या आदर्श थी, लेकिन 1966 का यह करार एक पक्का कानून है भाई। ठीक है, जो देश इस पर साइन करते हैं उन्हें इसे मानना ही पड़ता। तो 1966 में जो नियम जो बनाए थे 1948 में, उनमें ये लिख दिया कि अगर आप इन पर साइन करेगा कोई भी देश तो उनको ये आदेश मानने ही मानने पड़ेंगे। यह क्या और कब लागू होंगे, इसे संयुक्त राष्ट्र ने 1966 में पास किया। यह पूरी दुनिया में 23 मार्च 1976 से लागू हुआ। ठीक है भाई, इसका मकसद यह पक्का करना था कि दुनिया हर इंसान अपनी निजी आजादी और राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर सके। इसमें कौन कौन से मुख्य अधिकार थे, तो वही अधिकार जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की समानता, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये था जो सिविल और कौन सा था, ये राजनीतिक। अब 1966 में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर प्रश्न विधा जो हुई थी 1966 में किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, ये देखते हैं। तो क्या हुआ, काम करने का अधिकार। ठीक है, इसका मतलब केवल नौकरी मिलना नहीं बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां हर व्यक्ति को अपनी पसंद का काम को चुनने का क्या हो, आजादी हो। काम के बदले उचित मजदूरी मिले जिससे वह अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके भाई। काम की जगह सुरक्षित हो और काम घंटे तय हो, यानी आराम और छुट्टी का भी अधिकार हो। फिर सुरक्षा का अधिकार बताइए तो था आर्थिक अधिकार। अब बात है सामाजिक। सामाजिक सुरक्षा सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसी व्यवस्था बनाए कि अगर कोई भी व्यक्ति बीमार हो, बूढ़ा हो या किसी वजह से काम न कर पाए तो उसे क्या दे, सामाजिक मदद जैसे पेंशन या बीमा मिल सके ताकि वह लाचार न हो। समुचित जीवन स्तर। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि पर्याप्त और पौष्टिक भोजन हो, तन ढकने के लिए कपड़े हो, रहने के लिए क्या हो, एक छत हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति भूखमरी या बेगार होने की स्थिति में न रहे। ठीक है, तो 1966 में इन पे भी क्या हुए, हस्ताक्षर हुए। जिस देश ने इसमें हस्ताक्षर किए बुनियादी जरूरतों और जीवन की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए किया गया था ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार, इसका मतलब है कि हर इंसान को शरीर और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का हक है। सरकारों को चाहिए कि वे महामारियों को रोकें, बीमार होने पर रास्ता और अच्छा इलाज उपलब्ध कराएं, बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य पर क्या करें, वे विशेष ध्यान दें। सरकार। शिक्षा का अधिकार, यह भी सामाजिक अधिकार है। प्राइमरी स्कूल क्या होना चाहिए, पूरी तरह फ्री होना चाहिए। उच्च शिक्षा भी धीरे धीरे सभी के लिए सुलभ कराई जानी चाहिए। अब सांस्कृतिक में बात करते हैं हम। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति, भाषा, परंपराओं को मानने और उनका आनंद लेने का अधिकार है। साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में जो भी प्रगति हो उसका लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, यह भी मानव अधिकार, यह भी एक मानव का हक है। यह प्रश्न विधाएं सरकार से कहती हैं कि
वे सिर्फ कानून न बनाए बल्कि अपने साधनों का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करे कि उनके नागरिक सम्मान के साथ जी सकें और अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दर दर न भटकना पड़े। आगे बात करते हैं। यूरोपीय मानव अधिकार अधिनियम की विस्तार से व्याख्या कीजिए। अब एक पॉइंट आता है कि यूरोपीय मानव अधिकार अधिनियम क्या है। यूरोपीय मानव अधिकार अधिनियम को अगर हम एक सरल शब्दों में समझे तो यह यूरोप के देशों के बीच हुआ एक ऐसा ऐतिहासिक समझौता है जिसने पहली बार मानव अधिकारों को केवल कागजों से निकालकर कानूनन लागू करने की व्यवस्था की थी। यह क्या है और कब आया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों ने महसूस किया कि शांति बनाए रखने के लिए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। तो यूरोप ने तो क्या किया, कानून लागू ही कर दिया, कानून लागू करने की व्यवस्था कर दी थी बीच में। 4 नवंबर 1950 को इसे अपनाया गया। यह 1953 से पूरी तरह से लागू हो गया यूरोपीय देशों में। ठीक है, इसमें मिलने वाले अधिकार क्या थे? जीने और सुरक्षा का अधिकार था भाई, इसमें सम्मान के साथ जीना, ठीक है, गुलाम नहीं होना, गुलाम नहीं बनाया जाएगा, न ही उसे जबरदस्ती काम बेगार लिया जाएगा, उसे टॉर्चर या अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा मिलेगी। फिर है सोचने और बोलने की आजादी। आप क्या सोचते हैं, किस धर्म को मानते हैं और आपकी बात कैसे रखते हैं, इस पर सरकार बेवजह रोक नहीं लगा सकती। पारिवारिक और निजी जीवन, आपकी प्राइवेसी, आपके घर की शांति और आपके पत्रों संदेशों की गोपनीयता का सम्मान किया जाएगा। आपको शादी करने और परिवार बसाने का पूरा हक है। फिर है न्याय का हक। अगर आप पर कोई अपराध आरोप लगता है तो आपको फेयर ट्रायल यानी निष्पक्ष सुनाई का मौका मिलेगा भाई। साथ ही पुराने कानूनों को पीछे की तारीख से लागू करके सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजनीतिक अधिकार दिए इसमें, शांति से सभा करना, ग्रुप बनाना और गुप्त मतदान के जरिए अपनी सरकार चुनने का अधिकार इसमें शामिल है। संपत्ति और शिक्षा का अधिकार दिया भाई। ठीक है, यह बाकी कानूनों से अलग क्यों है भाई? तो यूरोपीय कानून बाकी कानूनों से अलग क्यों है? यह जो अधिनियम जो है, सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसने यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की थी भाई। ठीक है, यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की थी इसने। खासियत क्या है? अगर किसी देश की सरकार अपने ही नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह नागरिक सीधे इस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाकर अपनी सरकार के खिलाफ केस कर सकता है। इस कोर्ट के फैसले पर सभी देशों को मानने पड़ते हैं। ठीक है, इस कोर्ट के फैसले जो सभी देशों को मानने पड़ते हैं जिन्होंने इस पर क्या किया, साइन किया। ठीक है, तो ये था यूरोपीय मानव अधिकार अधिनियम। अभी इसमें केवल अधिकारों की लिस्ट नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है। इसने यह सुनिश्चित किया कि सरकारें अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल न करें और हर व्यक्ति को वह बुनियादी सम्मान मिले जो एक इंसान होने के नाते हक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मानव अधिकारों पर अमेरिकी अभिसमय को विस्तार से समझाइए भाई। ठीक है, मानव अधिकारों पर अमेरिकी अभिसमय को समझाना बहुत सरल है। जैसे यूरोप के देशों ने अपने नागरिकों के लिए नियम बनाए, वैसे ही अमेरिका महाद्वीप के देशों जैसे उत्तर और दक्षिण अमेरिका ने मिलकर क्या किया भाई, अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए समझौता किया। यह कब हुआ? शुरुआत 1948 में इसकी नींव पड़ी थी, लेकिन मुख्य समझौता कब हुआ इसका? नवंबर 1969 में। कहां पे हुआ था? ये कोस्टारिका में, कोस्टारिका के सेंट जोन्स शहर में। नाम क्या था इसका? इसीलिए इसको पैक्ट ऑफ सेंट जोन्स के नाम से भी जाना जाता है। यह लागू कब हुआ? 1978 में हुआ। अमेरिकी देशों के लिए यह प्रभावी। इसकी मुख्य सोच क्या थी? इसकी प्रस्तावना क्या थी? इसकी सबसे सुंदर बात यह है कि यह मानता है कि इंसान को
अधिकार इसलिए नहीं मिलते कि वह किसी देश का नागरिक है, बल्कि इसलिए मिलते हैं क्योंकि वह एक क्या है, इंसान है। यानी अधिकार इंसानियत से जुड़े हैं, किसी पासपोर्ट से नहीं। इसमें कौन कौन से अधिकार मिले, तो सिविल और राजनीतिक, ठीक है, जिसमें कौन सा था, जीने का अधिकार, दास्ता से मुक्ति, भाषण की आजादी, न्याय का अधिकार, भी सबको, ठीक है। फिर आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, इन अधिकारों को 1988 में एक अलग समझौते के जरिए जोड़ा गया था भाई। तो ये जो अधिकार जो थे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये 1988 में जोड़े गए थे, जिसे सैन सल्वाडोर प्रोटोकॉल कहते हैं। तो उसमें जोड़े गए थे, सैन सल्वाडोर प्रोटोकॉल में। इसमें शामिल कौन से थे, काम करने का अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार, अच्छी सामाजिक सुरक्षा। भाई अधिकारों की रक्षा कौन करता है, यह सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं, इसलिए इस अभिसमय ने 2 संस्थाएं बनाई। अंतर अमेरिकी मानव अधिकार आयोग, यह शिकायतों की जांच करता है। अंतर अमेरिकी मानव अधिकार न्यायालय, यह एक इंटरनेशनल कोर्ट है जो मानव अधिकारों के उल्लंघन पर देशों को सजा सुनाता है या निर्देश देता है, ठीक है। तो यह था अमेरिकी अभिसमय। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर एवं मानव अधिकार पर प्रकाश डालिए। तो हमने पहले बताया था, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को आप मानव अधिकारों की मदर बुक कहते हैं या बुनियादी किताब मान सकते हैं। यह वह पहला अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है जिसने पूरी दुनिया के सामने यह बात रखी कि इंसानों के अधिकार किसी देश का निजी मामला नहीं, बल्कि क्या है, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। चार्टर की शुरुआत, जैसे किसी फिल्म की शुरुआत में ही उसका मकसद पता चल जाता है, वैसे ही यूएन चार्टर की शुरुआत में ही लिखा है कि मानव अधिकारों और इंसान की गरिमा में पूरा विश्वास रखते हैं, ठीक है। बिना किसी भेदभाव के अधिकार, अनुच्छेद 1 और 55। चार्टर साफ कहता है कि अधिकार सबको मिलेंगे और इसमें 4 आधारों पर कभी भेदभाव नहीं होगा। एक तो जाति के आधार पे, एक लिंग के आधार पे, एक भाषा और एक धर्म के आधार पे। यानी दुनिया का कोई भी इंसान हो, ये अधिकार उसका हक है। देशों का वादा, अनुच्छेद 56 बोलता है सिर्फ यूएन के कहने से कुछ नहीं होता, इसलिए अनुच्छेद 56 में दुनिया के सभी सदस्य देशों ने यह कसम खाई कि वे अपने देशों में मानव अधिकारों को लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। काम करने वाली संस्था, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है भाई काम करने वाली संस्था, जिसको जिम्मेदारी मिली हुई है मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दे, नए कानून या आयोग बनाए, जैसे बाद में मानव अधिकार आयोग बना। अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी, चार्टर से पहले माना जाता था कि एक राजा या सरकार अपने नागरिकों के साथ कैसा भी व्यवहार करे, दूसरा देश दखल नहीं दे सकता भाई, ठीक है। लेकिन यूएन ने चार्टर ने इसे बदल दिया। अब यह अंतरराष्ट्रीय कानून बन गया कि हर देश को अपने नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार करना ही होगा भाई, ठीक है। तो ये था यूएन चार्टर, वह चाबी है जिसने मानव अधिकारों के बंद दरवाजे खोले। इसने मानव अधिकार शब्द को अंतरराष्ट्रीय पहचान दी और सरकारों को यह याद दिलाया कि उनकी ताकत का मकसद जनता की सेवा है, सेवा और उनके अधिकारों की रक्षा करना। अब कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला, मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार केंद्र, मानव अधिकार हॉटलाइन, मानव अधिकार परिषद। आइए इनके बारे में बात करते हैं। मानव अधिकार आयोग, यह सभी संस्थाएं और सेवाएं दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई हैं। पहली है मानव अधिकार आयोग। यह मानव अधिकारों के लिए बनाई गई दुनिया की पहली बड़ी कमेटी थी, ठीक है भाई। इसमें कौन था, एलोन रूजवेल्ट इसकी अध्यक्ष थी, जो अमेरिका के रूजवेल्ट साहब जो थे पूर्व राष्ट्रपति, उनकी पत्नी थी। और 1946 में यह बनाया गया मानव अधिकार आयोग।
इसका काम क्या था? इसका मुख्य काम था मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र तैयार करना। इसके अलावा यह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भेदभाव को रोकने के लिए रिपोर्ट तैयार करता था। बदलाव कब हुआ इसमें? इसने 60 साल काम किया और 2006 में इसे खत्म करके इसकी जगह क्या बना दिया भाई? मानव अधिकार परिषद बना दिया। अब बात आती है नंबर 2 पे, मानव अधिकार केंद्र। यह मानव अधिकारों का ऑफिस ऑफ हेडक्वार्टर है जैसा था, जो कहां पे था? जनेवा में था। काम क्या था इसका? इसका मुख्य काम सरकारों को सलाह देना, रिसर्च करना और रिपोर्ट तैयार करना था। यह मानव अधिकारों के उल्लंघन से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए तकनीकी सहायता भी देता था। 1997 में इसे मानव अधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय के साथ मिला दिया गया। ठीक है, तो मानव अधिकार को 2006 में समाप्त करके मानव अधिकार परिषद बना दिया और मानव अधिकार केंद्र को 1997 में किसके साथ मिला दिया? मानव अधिकार उच्चायुक्त के साथ। तीसरा पॉइंट है मानव अधिकार हॉटलाइन। यह एक 24 घंटे चलने वाली इमरजेंसी हेल्पलाइन यानी कि फैक्स सेवा है। मकसद क्या है इसका? अगर कहीं अचानक मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा हो या किसी की जान को खतरा हो तो इसकी जानकारी तुरंत जनेवा हेडक्वार्टर तक पहुंचाने के लिए इसे बनाया गया भाई। ठीक है भाई, कौन इस्तेमाल कर सकता है? यदि पीड़ित व्यक्ति, उसके रिश्तेदार या कोई भी एनजीओ गैर सरकारी संगठन इस पर संपर्क कर सकते हैं ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। आगे बात करते हैं भाई, एक पॉइंट और था हमारा, मानव अधिकार परिषद 2006 में बनी थी। थोड़ा ऊपर चला गया, मानव अधिकार परिषद। मानव अधिकार परिषद यह मानव अधिकारों का नया और अधिक शक्तिशाली रूप है। स्थापना इसकी 2006 में हमने बताई थी, मानव अधिकार आयोग के स्थान पर हुई थी। इसका काम क्या था? यह संयुक्त राष्ट्र की मुख्य संस्था है जो दुनिया भर में मानव अधिकारों की स्थिति पर नजर रखती है। यह हर देश की जांच करती है कि वहां लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। अगर किसी देश में बड़ी गड़बड़ी होती है तो यह परिषद वहां जांच टीम भेज सकती है। आयोग देखते हैं हम। आयोग पुरानी कमेटी 1946 से लेकर 2006 तक रही। केंद्र मानव अधिकारों का ऑफिस, हॉटलाइन संकट के समय संपर्क करने वाली इमरजेंसी सेवा। परिषद क्या है? आज की सबसे बड़ी, 2006 से अब तक की क्या है? सबसे बड़ी ताकतवर संस्था। अब हमारे पास प्रश्न आता, महिलाओं से संबंधित मानव अधिकारों की विवेचना कीजिए कि महिलाओं को कौन से क्या है मानव अधिकार प्राप्त है। महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम अधिकार दिए गए थे। इसे आसान भाषा में इस प्रकार समझते हैं। ठीक, मुख्य समस्या थी भेदभाव। महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या भेदभाव रही, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो या घर के फैसले, उन्होंने पुरुषों से पीछे रखा जाता था। मानव अधिकारों का मुख्य उद्देश्य इसी भेदभाव को जड़ से खत्म करना। ठीक है भाई। बात नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास क्या किए? दुनिया क्या करती है? पूरी दुनिया ने मिलकर महिलाओं के लिए कुछ खास नियम बनाए। क्या क्या नियम बनाए? समानता का वादा भाई। ठीक है, तो 1948 का जो घोषणा हुई थी, संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा कि कानून की नजर में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। किसी के साथ भी उसके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अधिकारों की गारंटी 1966 में बात कही गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह तय किया गया कि चाहे राजनीति हो, सामाजिक हो या संस्कृति, महिलाओं को भी वही हक मिलेगा जो पुरुषों को मिलता है। फिर महिलाओं के लिए विशेष कानून 1979, यह महिलाओं के अधिकारों के लिए सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसमें सरकारों ने कहा कि वे शिक्षा, नौकरी, सरकार, स्वास्थ्य और कानूनी मामलों में महिलाओं के साथ होने वाले हर तरह के भेदभाव को खत्म करेगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, किन क्षेत्रों में सुधार की बात कही गई? शिक्षा क्षेत्र में लड़कियों को भी पढ़ने का मौका मिले, नियोजन यानी कि नौकरी, काम करने की आजादी और कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर इलाज और भरण पोषण, विधि के समक्ष समानता,
कानून के सामने महिला और पुरुष को एक जैसा न्याय मिले। फिर है विवाह, शादी और परिवार से जुड़े फैसलों में महिलाओं की मर्जी सम्मान हो। भारत में महिलाओं के अधिकार तो अनुच्छेद 14 और 15 ये कहता है कि सरकार किसी भी महिला के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव नहीं कर सकता कि वह महिला है, कानून सबके लिए बराबर है। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है? सरकारी नौकरियों में महिलाओं को बराबरी का मौका दिया जाएगा। अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? महिलाओं की खरीद फरोख्त, तस्करी या जबरदस्ती काम कराना अपराध है भाई, ये भारतीय संविधान बोलता है। आगे क्या बात है? अनुच्छेद 39 यह बहुत जरूरी है, समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी अगर एक महिला और पुरुष एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनकी तनख्वाह बराबर होनी चाहिए। निष्कर्ष की बात करें, महिलाओं के मानव अधिकारों का मतलब है सम्मान और बराबरी। ठीक है, यह सोच कि महिला कमजोर है उसे बदलकर उन्हें शिक्षा, नौकरी और कानून में पुरुषों के बराबर खड़ा करना ही इन अधिकारों का असली मकसद है। भारत में संविधान और दुनिया में संयुक्त राष्ट्र इसके लिए ढाल की तरह काम करते हैं। आगे प्रश्न हमारे, बालकों के क्या मानव अधिकार है? बालकों से संबंधित मानव अधिकारों को उल्लेखित कीजिए। बालकों यानी कि बच्चों से संबंधित मानव अधिकारों को समझना बहुत आसान है। बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बड़ों जितने परिपक्व नहीं होते, इसलिए उन्हें विशेष सुरक्षा की जरूरत है। मुख्य विचार, विशेष देखभाल। दुनिया यह मानती है कि बचपन जीवन का वह समय है जहां बच्चों को सहारा और प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि वे अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते। इसलिए पूरी दुनिया और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों का ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, पॉइंट नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकार। भाई बच्चों के लिए सबसे बड़ा कानून शिशुओं के अधिकारों का अभिसमय 1989 में, ठीक है, इसे बच्चों का मेग्ना कार्टा या अधिकारों का बिल भी कहा जाता है। बच्चों के लिए अधिकार बनाए गए थे 1989। पहला है जीने का अधिकार, पहचान का अधिकार, हर बच्चे का नाम होना चाहिए और उसे अपनी राष्ट्रीयता, देश की नागरिकता पाने का हक है। दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है। तीसरा अधिकार है विकास का अधिकार, बच्चे का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास सही से हो, इसके लिए उसे अच्छा खाना और रहने की जगह मिलनी चाहिए। अपनी बात कहने का हक, बच्चों को अपनी पसंद नापसंद बताने और अपनी बात रखने की आजादी है। भारत में बच्चों के लिए कानूनी सुरक्षा क्या है? आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर है बाल श्रम पर रोक, भाई अनुच्छेद 24 में, ठीक है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी खतरनाक काम जैसे फैक्ट्री या खाद्यान्न में लगाना कानूनन अपराध है। 14 साल ध्यान रखना। शोषण के विरुद्ध सुरक्षा, बच्चों की तस्करी करना या उनसे गलत काम करवाना सख्त मना है। विशेष कानून, भारत में किशोर न्याय अधिनियम और बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाए गए हैं ताकि बच्चों के साथ कोई अन्याय न हो। बच्चों के अधिकारों के 4 स्तंभ है, जीवन रक्षा, खाना पीना घर, विकास, स्कूल, खेलकूद और प्यार, संरक्षण, हिंसा, शोषण और मजदूरी। भागीदारी की बात करें, उनकी राय को सुनना और समझना, ठीक है। आगे बात करते हैं, वृद्ध व्यक्तियों या वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मानव अधिकारों का विवेचन कीजिए। यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं और जो वरिष्ठ नागरिक जो हुए, उनके लिए मानव अधिकार क्या है, ठीक है। तो उम्र के इस पड़ाव पर व्यक्ति को क्या है, शारीरिक और आर्थिक रूप से दूसरों के सहारे की जरूरत होती है। बुढ़ापे में भी वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, या वरिष्ठ नागरिक या बुढ़ापे में भी। तो इसके क्या है भाई अधिकार है मानव इस वृद्ध व्यक्तियों के और वरिष्ठ नागरिकों क्या अधिकार? पहला उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या? गरिमा और सुरक्षा, ठीक है। तो इनका उद्देश्य क्या है? गरिमा और सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार दोनों का मानना है कि बुजुर्गों ने अपना पूरा जीवन सम्मान और परिवार को दिया, समाज और परिवार को दिया, इसलिए बुढ़ापे में उन्हें सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का पूरा हक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुजुर्गों के अधिकार, 1991 में संयुक्त राष्ट्र ने बुजुर्गों के लिए 5 मुख्य सिद्धांत तैयार किए थे। कौन कौन से किए थे? स्वतंत्रता,
बुजुर्गों को पर्याप्त भोजन, पानी, घर और कपड़े मिलने चाहिए। उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार काम करने या काम से रिटायर होने की आजादी होनी चाहिए। सही है भाई। फिर अब भागीदारी, उनके समाज में अलग थलग नहीं रहना चाहिए। वे समाज की गतिविधियों में हिस्सा ले सकें और अपनी जानकारी अनुभव युवाओं के साथ बांट सकें। यह आजादी है भाई। देखभाल भाई, उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन डॉक्टर सुविधा मिलनी चाहिए। अगर वे किसी संस्था जैसे ओल्ड एज होम में रहते हैं तो वहां उनके मानव अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। ये अधिकार है। फिर आत्म संतुष्टि भी, उन्हें अपनी पसंद के काम करने, शिक्षा लेने या संस्कृति और आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़े रहने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है। गरिमा, उनके साथ कभी भी शोषण, शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये भी उनके अधिकार मिलते हैं। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानून क्या है? भारत में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए एक बहुत मजबूत कानून है जिसका नाम है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007। इसकी खास बातें क्या है? भरण पोषण का हक, संपत्ति की सुरक्षा, ट्रिब्यूनल, इसके लिए बुजुर्गों को सामान्य अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। ठीक। भरण पोषण का हक है या सबको क्या है? भरण पोषण का अधिकार है, वो खर्चा ले सकते हैं। संपत्ति की सुरक्षा, अगर किसी बुजुर्ग ने अपनी संपत्ति इस शर्त पर बच्चों को के नाम की है कि वे उनकी सेवा करेंगे और बच्चे बाद में क्या करते हैं, सेवा नहीं करते, तो बुजुर्ग संपत्ति वापस ले सकते हैं, रद्द करवा सकते हैं। फिर इनके लिए क्या होंगे? विशेष न्यायालय होंगे भाई, ट्रिब्यूनल होंगे भाई। ठीक है। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बोलते हैं जिनको, भरण पोषण से संबंधित। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, अस्पतालों में अलग लाइन और ओल्ड एज होम जैसी सुविधाएं देने के लिए कदम उठाएगी। ठीक है। और इसका मकसद बुजुर्गों को मानव अधिकार हक देना। ये क्या है कि इनकी बेसहारा न हो समाज में। ठीक है। ठीक है, कि बेसहारा हो के नहीं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या? मानव अधिकार एवं असमर्थ व्यक्ति यानी कि दिव्यांगजन जो होता है, असमर्थ व्यक्ति जो है, मानव अधिकार एवं असमर्थ व्यक्ति पर जो है टिप्पणी लिखी है। ठीक है। असमर्थ व्यक्ति या दिव्यांग से संबंधित मानव अधिकारों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया की लगभग 10% आबादी किसी न किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिकता से प्रभावित है। असमर्थ व्यक्ति कौन है? असमर्थ व्यक्ति वे होते हैं जिन्हें लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। इन बाधाओं के कारण वे समाज के अन्य लोगों की तरह सामान्य रूप से काम करने या अपनी प्रतिभा दिखाने में कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है। तो वो क्या है? असमर्थ व्यक्ति। मुख्य उद्देश्य सम्मान और समानता। ठीक है। इन अधिकारों का सबसे बड़ा मकसद यह है कि दिव्यांग व्यक्ति को समाज में बेचारा न समझा जाए। उन्हें भी वही सम्मान और अवसर मिलना चाहिए जो किसी अन्य सामान्य व्यक्ति को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 13 दिसंबर 2006 को एक विशेष समझौता किया जो 2008 से लागू हुआ। इसके मुख्य उद्देश्य यह है भेदभाव रोकना। भाई, किसी भी व्यक्ति को उसकी अक्षमता के आधार पर नौकरी, शिक्षा या समाज से बाहर नहीं किया जा सकता। फिर है सुगमता। इसका मतलब है कि सार्वजनिक जगहों जैसे स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड और वेबसाइट को इस तरह बनाया जाए कि दिव्यांग व्यक्ति वहां आसानी से आ जा सकें, जैसे रंप बनाना या लिफ्ट की सुविधा। स्वतंत्र जीवन में उन्हें अपनी मर्जी से रहने और समाज का हिस्सा बनने का पूरा हक है। फिर है शिक्षा और रोजगार। ठीक है, ले सकते हैं भाई। बुनियादी आजादी क्या है? इनकी अपनी जान की सुरक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी बात कहने और सूचना पाने का अधिकार, निजी जीवन की प्राइवेसी और सम्मान, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का मौका। भारत में स्थिति क्या है? भारत ने भी इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों को अपनाया और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जैसा मजबूत कानून बनाया। बुजुर्गों के लिए 2007 का था। ठीक है। और दिव्यांगजनों के लिए 2016। यह कानून सरकारी नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा में छूट और सुगम वातावरण तैयार करने की गारंटी देता है। ठीक है।
अब अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है वो है अल्पसंख्यकों से संबंधित। अल्पसंख्यक एवं मानव अधिकारों को समझाइए। अल्पसंख्यकों के क्या क्या मानव अधिकार होते हैं? अल्पसंख्यक वे समूह होते हैं जिनकी संख्या किसी देश की कुल आबादी में कम होती है, चाहे वह उनके धर्म के आधार पे हो, उनकी भाषा के आधार पे हो या उनकी जाति के आधार पे हो। ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है? पहचान की सुरक्षा। अल्पसंख्यक अधिकारों का सबसे बड़ा मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जो समूह संख्या में कम है उन्हें दबाया न जाए, उन्हें अपनी अलग पहचान बनाए रखने का पूरा हक है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय घोषणा 1992। संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को एक विशेष घोषणा की जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए कुछ खास हक तय किए गए। भाई, अस्तित्व का अधिकार। हर अल्पसंख्यक समूह को अपनी पहचान के साथ जिंदा रहने और फलने फूलने का हक है। संस्कृति और धर्म, वे अपने धर्म को मान सकते हैं, उसकी पूजा जो पद्धति अपना सकते हैं और अपनी संस्कृति, त्योहार और रीति रिवाज का पालन करते हैं। भाषा का अधिकार, वो अपनी मातृभाषा बोल सकते हैं। ठीक है, उनको हक है। संगठन बनाने का हक है उनको। शांतिपूर्ण संबंध, वे अपने ही समूह के लोगों के साथ चाहे वे दूसरे देश में ही क्यों न हो शांतिपूर्ण संबंध बना सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार। भारत का संविधान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मामले में दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से ये अधिकार दिए जाते हैं। अनुच्छेद 29 दिया जाता है। यह कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों को समूह को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाए रखने का क्या है? अधिकार है। फिर अनुच्छेद 30, यह अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और उन्हें चलाने का हक देता है। सरकार उन्हें मदद देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि वे अपनी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत निम्न शब्दों की परिभाषा दीजिए। शब्द है सशस्त्र बल क्या है, अध्यक्ष कौन है, आयोग क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिता क्या है, सदस्य क्या है, अधिसूचना क्या है, लोक सेवक कौन है। आइए बात करते हैं एकों के बारे में। पहला है सशस्त्र बल। सशस्त्र बल 1993 का अधिनियम धारा 2 की उपधारा 1 का खंड क कबूतर सशस्त्र। ठीक है, इसका सीधा मतलब देश की सुरक्षा करने वाली सेना से है। इसमें शामिल कौन है? तीनों मुख्य सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। ठीक है, इसके अलावा केंद्र सरकार के अन्य बल जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ आदि इसमें शामिल माने जाते हैं। बात है अध्यक्ष की। अध्यक्ष कौन होगा? धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ख। ठीक है, कानून में जहां भी अध्यक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है उसका मतलब दो लोगों से हो सकता है। दो लोग कौन से हैं? एक तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, जिसके बारे में बात हो रही है वही अध्यक्ष माना जाएगा। ठीक है, कौन सा कानून? 1993 का कानून। आगे बात करते हैं हम आयोग की। धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ग। यह पॉइंट बहुत जरूरी है। इस कानून में अगर कहीं सिर्फ आयोग लिखा है तो उसका मतलब है राष्ट्रीय मानव आयोग। ठीक है, अगर आयोग लिखा है तो क्या है? राष्ट्रीय मानव आयोग। राज्य आयोग के लिए कानून में अलग से राज्य आयोग शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आगे है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिता। धारा 2 की उपधारा 1 का खंड 6। ठीक है, क सशस्त्र बल, ख अध्यक्ष, ग आयोग और च में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिता। यह उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बात करता है जिन्हें पूरी दुनिया ने मानव अधिकारों के लिए स्वीकार किया है।
मुख्य रूप से इसमें दो बड़े समझौते शामिल हैं। कौन कौन से? एक तो 1966 का सिविल और राजनीतिक अधिकारों का समझौता, और एक 1966 का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता। ये दो शामिल हैं इसमें मुख्य रूप से। साथ ही कोई भी ऐसा अन्य समझौता जिसे भारत सरकार अपनी सूचना द्वारा इसमें शामिल करे। ठीक है, आगे बात करते हैं। सदस्य कौन है? बात आ जाती है सदस्यों की। धारा 2 की उपधारा 1 का खंड 6 में इसमें आयोग में काम करने वाले सदस्य शामिल है। अध्यक्ष की तरह इसमें भी दो सदस्य शामिल हैं। दो कौन से? एक तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य, एक राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य, दोनों हो गए। ठीक है, तो क, ख, ग, च, छ, इसमें सेनाएं हो गई, इसमें आयोग हो गया, और जो ख जो है इसमें अध्यक्ष हो गया, इसमें सेनाएं हो गई, इसमें आयोग हो गया। ठीक है, और ये जो है इसमें क्या बताया था, इसमें अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिता हो गई, और ये जो है 6 इसमें सदस्य हो गए। ठीक है, तो इसमें दोनों प्रकार के सदस्य हमने देख लिए। फिर अधिसूचना क्या है? धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ट। अधिसूचना का मतलब कोई साधारण नोटिस नहीं है। इसका मतलब है कि वह जानकारी आदेश जो सरकार के शासकीय राजपत्र में छपा हो। जब तक कोई जानकारी राजपत्र में नहीं छपती उसे कानूनी तौर पर अधिसूचना नहीं माना जाता। ठीक है, अब बात आती है लोक सेवक की। धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ड। इस अधिनियम ने लोक सेवक की अपनी अलग परिभाषा नहीं दी। इसने कहा है कि जो परिभाषा भारतीय न्याय संहिता BNS धारा 2 की उपधारा 28 में दी गई है वही यहां भी मानी जाएगी। ठीक है, सरल शब्दों में सरकारी कर्मचारी, जज, सेना के अधिकारी और वे लोग जो सरकार से तनख्वाह लेते हैं या जनता के हित के लिए सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं, लोक सेवक कहलाते हैं भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात होती है मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, जो कहां पे था? गया में था। ठीक है, आइए बात करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अब बात आती है हमारे पास राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कैसे होता है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कैसे होता है इसे आप ऐसे देख सकते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है। आयोग का मुखिया वह व्यक्ति बन सकता है जो क्या हो, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो। दोनों बात है, या तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, मुख्य न्यायाधीश या जज हो। ठीक है, यानी देश की सबसे बड़ी अदालत का अनुभव रखने वाला व्यक्ति ही इसका क्या करता है? नेतृत्व करता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर। न्यायिक सदस्य भी कानूनी बारीकियों को समझने के लिए इसमें दो बड़े एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है,
एक सदस्य वहां होगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज है या रह चुका है, ठीक है। दूसरा सदस्य वह होगा जो किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रह चुका है, ठीक है। तो न्यायिक सदस्यों की बात करें तो कानूनी बारीकियों को समझने के लिए इसमें दो बड़े एक्सपर्टों की क्या होती है, जरूरत होती है। तो एक तो वो सदस्य होगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज है या रह चुका है, ठीक है। और दूसरा सदस्य वो होगा जो किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रह चुका है, ठीक है। ये दो सदस्य हो गए बीच में। अनुभवी सदस्य, अनुभवी सदस्य कितने होंगे, 3 भाई। कानून के अलावा समाज की जमीनी हकीकत जानने के लिए 3 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। कौन कौन होंगे, इन तीनों को